हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सांसदों की सैलरी के बारे में। तो सांसदों की सैलरी पे बात करना क्यों जरूरी है और क्या है इसके पीछे का मामला, आइए आगे बढ़ते हुए इन सभी चीजों को जानते समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या कह रही है। तो न्यूज का कहना है सेंटर नोटिफाइज 24% हाइक इन सैलरीज पेंशंस फॉर MPs। तो देखिए फिलहाल न्यूज का क्या कहना है कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल सांसदों के लिए बढ़े हुए वेतन को मंजूरी दे दी गई है और इस मंजूरी के साथ हमें पता चल रहा है कि सांसदों की सैलरी और पेंशन में 24% की वृद्धि की गई है। अब इस मामले में क्या हो गई है नई स्थिति, आइए आगे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमें तीन अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। एक है सांसदों का मासिक वेतन, एक दूसरा है उनका दैनिक भत्ता और तीसरा है पूर्व सांसदों की पेंशन। अब हमें तीनों के मामले में यह पता चल रहा है कि मासिक वेतन में वृद्धि की गई है 24% की, दैनिक भत्ते में वृद्धि हुई है 25% की और वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन में वृद्धि हुई है 24% की। अब परिवर्तन के साथ कितना पैसा मिलने वाला है एक सांसद को, तो देखिए मासिक वेतन सांसदों का था 1 लाख रुपए, लेकिन अब इन्हें दिया जाएगा 1,24,000 रुपए। वहीं दैनिक भत्ता जो था सांसदों का वो था 2,000 रुपए, जिसको 25% बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन अब तक 25,000 रुपए हुआ करती थी, जो 24% बढ़कर अब 31,000 रुपए हो गई है। क्लियर है बात सारी। तो देखिए फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी है, वो मंजूरी इसी प्रकार दी गई है। ये सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार ने इन सभी चीजों को मंजूरी देते हुए ये भी कहा है कि ये सब कुछ पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। कैसे लागू होने वाला है ये? पूर्वव्यापी प्रभाव से। इसका मतलब क्या है भैया? तो देखिए पूर्वव्यापी प्रभाव का मतलब ये होता है कि नियम बेशक अब अप्रूव किए गए हैं, लेकिन पिछली कोई एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और उस तिथि से ये सारा का सारा पैसा सांसदों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्या पूर्व तिथि निर्धारित की गई है? तो यहां पर हमारी सरकार का कहना है कि जो हम लोगों ने ये मंजूरी दी है, ये मंजूरी दरअसल 1 अप्रैल 2023 से लागू मानी जाएगी। यानी कि सांसदों के लिए बेशक ये अप्रूवल अभी आया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पर सांसदों को 1 अप्रैल 2023 से ये पैसा क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि पिछले उनके जितने भी वेतन वगैरह आए हैं उसमें जो जो कमी रह गई है वो कमी अब सरकार इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा कर देगी। क्लियर है बात सारी। अब सरकार ने ये मंजूरी क्यों दी है? तो देखिए सरकार का हमारे यहाँ पर ये कहना है कि देखिए जी, ये सारी की सारी मंजूरी देने के पीछे का रीजन है कि हमारे देश में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो रही है। तो मुद्रास्फीति के अनुकूल सांसदों के वेतन को निर्धारित करने के पीछे ही ये रीजन रहा है, जिसकी वजह से कार्य हम लोगों ने किया है। इस कार्य को करने के लिए संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है और यह संशोधन किया गया है आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुकूल। अब ये जो हमारा लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है, दरअसल ये बताता है कि कितना खर्चा वगैरह हो रहा है सभी चीजों को लेकर के, कितने प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इसी को आधार मानते हुए हमारी सरकार, हमारी संसद संशोधन करती है। संशोधन होता है एक खास अधिनियम में, जिसका नाम जैसा अभी आपको मैंने बताया संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 का है ये अधिनियम। और इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन करके सांसदों के वेतन को बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार करती है, जैसा कि अभी इस बार इन्होंने किया है। हालांकि पिछली बार ये कार्य कब हुआ था? तो देखिए पिछली बार सरकार के द्वारा ये कार्य वर्ष 2018 में किया गया था। 18 के बाद सरकार ने अब ये कार्य 2025 में किया है। क्लियर है बात सारी की सारी? ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सरकारी कोष पर भार बढ़ गया है। यानी कि जिस प्रकार से 24%, 25% की वृद्धि हम लोग देख रहे हैं इन सभी चीजों के अंदर, उससे हमें यह पता चल रहा है कि अब सरकारी खजाने के ऊपर भार बढ़ जाएगा सांसदों का, और जिसके बाद अब अच्छा खासा पैसा और भी ज्यादा दिया जाएगा। हालांकि देखो बेशक यहाँ पर सरकार का यह कहना है कि मुद्रास्फीति के अनुकूल सांसदों के वेतन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन देखो मुद्रास्फीति की चीजों को अगर हम कनेक्ट करें तो सांसद पहले ही अच्छा खासा पैसा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पैसा वैसा कम मिलता है, अच्छी खासी सैलरी और बाकी अलाउंस उनको मिल जाता है। अगर हम एक आम नागरिक की स्थिति समझें, एक जो हमारा दैनिक रूप से कमाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति की स्थिति समझें, या मासिक रूप से भी लोग कमाते हैं, तो उन लोगों की सैलरी तो बहुत कम है। असली प्रभाव तो मुद्रास्फीति का उन लोगों के जीवन पे पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे पड़ता है, उनकी शिक्षा पे पड़ता है। सांसद तो सभी सुविधाओं के तहत लाभ उठाते हुए वैसे ही आगे चल रहे हैं, अच्छा मामला चल रहा है जीवन का। अब जिस प्रकार की नई स्थिति है, उस नई स्थिति से हमारे सरकारी खजाने पर क्या भार पड़ने वाला है, आइए जरा एक बार ये भी समझते हैं।
तो देखिए, बढ़े हुए वेतन, भत्ते और पेंशन के मामले में हमें यह पता चलता है कि अब सरकारी खजाने से एक सांसद के ऊपर एक साल में खर्च जो आएगा वो 42.9 लाख रुपए का आएगा। यानी कि टोटल खर्च जो आने वाला है वो 42,90,000 रुपए का खर्च एक सांसद के ऊपर एक साल में होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक साल में 42,90,000 रुपए का खर्च होगा, और उसके बाद भी कुछ सालों में सरकार कहेगी कि मुद्रास्फीति के ये अनुकूल नहीं है, इसको अभी हम और बढ़ा देते हैं। तो ये भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब एक व्यक्ति हमारे पास वो भी है जो पूरे साल में 4 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा है, 3 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा है, 2 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा है। बड़ी मुश्किल से वो दिहाड़ी लगाता है, रोज काम करता है, रोज अपने परिवार के लिए सब्जियां वगैरह लेकर के जाता है और तब रात का खाना बनता है। अब एक साल में यहाँ पर 42,90,000 रुपए हो जा रहे हैं, उसके बावजूद इनको कुछ समय बाद लगेगा कि ये भी कम है। और ये जो 42,90,000 रुपए है ये वेतन के साथ साथ सभी भत्ते और सुविधाओं को मिला करके है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि सभी भत्ते और सुविधा किसके तहत कितना कितना पैसा मिल रहा है, तो ये भी हम लोग अच्छे समझते हैं। जैसे कि अब वार्षिक वेतन की स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14,88,000 रुपए। अभी एक महीने में कितना मिल रहा है, 1,24,000 रुपए मिल रहा है। तो इसके आधार पर अब एक साल में सांसद के पास पहुंचेंगे सिर्फ सैलरी के पैसे 14,88,000। इसके अलावा दैनिक भत्ता, ठीक है, आपको बताया मैंने 2,500 रुपए दिया जाएगा। तो दरअसल 100 दिनों के सांसदीय सत्र के हिसाब से ये दिया जाता है। तो दैनिक भत्ता जो होगा वो 100 दिनों के संसदीय सत्र के हिसाब से जाएगा। और अब ये हम देख रहे हैं कि प्रति सांसद 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए एक सांसद को मिलने वाला है 100 दिनों का दैनिक भत्ता। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए ये भी जोड़ दीजिए। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा 8,40,000 रुपए, हर एक महीने के 70,000 रुपए के हिसाब से। तो एक महीने का 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो बन जा रहा है साल में 8,40,000। वहीं कार्यालय खर्च के लिए भी पैसा भाई इन लोग को मिलता है कि भाई कार्यालय वगैरह बनाना पड़ेगा जनता के सुनने के लिए, ये सभी चीजों के लिए। तो कार्यालय खर्च के लिए एक महीने में मिलते हैं 60,000 रुपए, जो साल का हो जाएगा 7,20,000 रुपए। इसके अलावा यात्रा और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं जिनका कुल खर्च पड़ता है एक सांसद के लिए एक वर्ष में 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए ये भी जोड़ दीजिए। तो अब इन सभी को टोटल हम लोग मिलाते हैं तो पता चलता है कि भाई हमारे सरकारी खजाने से एक सांसद के लिए खर्च होने वाला है 42,90,000 रुपया। हालांकि ये बात तो सिर्फ एक सांसद की है। अब हमारे टोटल सांसद कितने हैं, 788 सांसद टोटल है हमारे, क्योंकि 543 बैठते हैं हमारी लोकसभा में और वहीं 245 बैठते हैं हमारे राज्यसभा में। तो इसको टोटल मिलाकर के हो जाएंगे ये 788। अब 788 सांसदों के ऊपर कुल कितना पैसा खर्च होगा, 3,386.82 करोड़ रुपया। तो ये टोटल हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलने वाला पैसा है एक साल में। तो समझ रहे हैं कि सरकारी खजाने से कितना बड़ा रकम जो है वो खर्च की जा रही है, कितनी बड़ी रकम इन लोगों को दी जा रही है। मामला क्लियर है। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ फिलहाल हमारी सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है बढ़े हुए वेतन और भत्तों को, अब इनकी आलोचना भी बहुत ज्यादा की जा रही है। आप लोग किस तरफ है, क्या सांसदों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना चाहिए इस प्रकार से, या फिर आपको यह लगता है कि जो स्थिति चल रही थी वो स्थिति ही बिल्कुल ठीक थी, उसमें चीजों को बदलने की आवश्यकता थी नहीं। तो आलोचना भी हो रही है, तो आप लोग को क्या लगता है कि चीजें ठीक है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है व्यवस्था के अंदर और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। चलिए, इसी के साथ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आलोचनाओं की बातें तो अलग रही, पर सुविधाओं में क्या क्या सुविधा मिलती है एक सांसद को। तो देखिए, हवाई और रेल यात्रा की सुविधा मिलती है। एक साल में एक सांसद को 34 हवाई यात्रा मुफ्त मिलती है, यानी कि एक सांसद एक साल में 34 बार हवाई यात्रा कर सकता है। ये उसके खुद के लिए भी होती है और साथ में उसके पति या पत्नी के लिए भी ये होती है। इसके अलावा वो AC फर्स्ट क्लास में फ्री ट्रैवल कर सकता है जितना मर्जी चाहे। दिल्ली में सरकारी गाड़ियों का उपयोग वो जैसे भी करना चाहे उसको सुविधा इसकी मिलेगी। इसके अलावा उसको अपने पर्सनल ड्राइवर के लिए और जिस गाड़ी का वो इस्तेमाल करता है उसके फ्यूल के लिए भी पैसा अलग से दिया जाता है। जहां वो रहेगा उसको आवास सुविधा पूरी मिलेगी, जैसे कि हम देखते हैं कि सरकारी आवास जो है वो अलॉट किया जाता है। तो सरकारी बंगले के अंदर बिजली, पानी, टेलीफोन, ये सारे के सारे खर्चे सरकारी खजाने से उठाए जाते हैं। इसके अलावा फर्नीचर और रखरखाव की जो यानी कि मेंटेनेंस सुविधा वगैरह खर्चा होता है वो भी सरकारी खजाने से ही निकलता है, इनकी अपनी जेब पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत सारे मुफ्त लाभ मिलते हैं चिकित्सा के इनको, और केवल इनके लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे परिवार के सदस्यों के लिए भी होते हैं। पेंशन और अन्य लाभ भी इनको मिलते हैं, जैसे कि पूर्व सांसदों की पेंशन अब 31,000 रुपये प्रति माह हो गई है। जीवन भर मुफ्त रेल यात्रा इनको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद भी। और वहीं हम लोग देखते हैं कि संसद परिसर के अंदर कैंटीन, क्लब और पुस्तकालय की सुविधा भी इनको हमेशा मिलती रहती है। संचार सुविधाएं मिलती है, यानी कि
टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, ये सभी चीज़ें, इंटरनेट वगैरह, ये सारी सुविधाएं इनको दी जाती है। इसके अलावा सांसद निधि के तहत 5 करोड़ रुपए हर वर्ष निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भी इनको दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी सुविधा हमारे सांसद लोग लेते हैं। क्लियर है बात सारी? तो बल्ले बल्ले है, इसीलिए बहुत कंपटीशन है यहाँ पर। हम देखते हैं कि लोग परेशान रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए और उनको पता है कि जिंदगी कैसे अचानक से बदल जाती है। क्लियर है बात सारी? अब जैसे कि आपको पता है कि आलोचना हो रही है, तो आलोचना दरअसल हो क्यों रही है, इसके पीछे कुछ अलग अलग तर्क हैं, आइए उन तर्कों को भी समझते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये आ गई है कि जो सांसदों का वेतन है, सांसदों के वेतन और आम जनता के वेतन के बीच आय असमानता बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों का यह कहना है कि वर्ष 2022-23 में हमें पता चलता है भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 वार्षिक, यानी कि 14,333 रुपए प्रति माह होने का अनुमान था। ये कौन कह रहा है? हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कह रहा है कि 2022-23 में पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय 14,333 रुपए प्रति माह लगभग थी। अब अंतर देखिए कितना, 14,000 ले रहा है एक तरफ एक व्यक्ति और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति को 1 लाख मिल रहे थे, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो 1 लाख भी कम है, मुद्रास्फीति के हिसाब से बढ़ जाने चाहिए, और 24% वृद्धि कर दी है। तो 14,333 और 1,24,000। अब स्थिति पता चल रहा है कि आम जनता यानी कि एक आम नागरिक और एक सांसद के वेतन में कितना बड़ा अंतर हो गया है यहाँ पर। वहीं ये भी पता चलता है कि एक सेवानिवृत्त सांसद की जो स्थिति है ना, एक रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक भारतीय कर्मचारी की औसत आय की तुलना में लगभग 2 गुना वेतन मिलता है। मतलब एक सांसद रिटायर होने के बावजूद एक भारतीय कर्मचारी की तुलना 2 गुना सैलरी उठा रहा है। रिटायर्ड है, काम वाम नहीं कर रहा है, बाकी चीजों के अलावा वो देखने को मिल रहा है कि एक काम करने वाले व्यक्ति की तुलना उसको डबल वेतन मिल रहा है। और वहीं जो व्यक्ति सांसद के पद पर है वो व्यक्ति एक भारतीय कर्मचारी की तुलना लगभग 9 गुना अधिक वेतन उठा रहा है। तो अंतर अपने आप में बहुत ज्यादा है, 9 गुना का लगभग अंतर हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दैनिक भत्ते की स्थिति से हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि दैनिक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मुफ्त यात्रा, सरकारी आवास जैसी सुविधाएं एक आम नागरिक को तो नहीं मिलती, एक भारतीय कर्मचारी को तो नहीं मिलती, लेकिन इन लोगों को अच्छी खासी मिल रही है। तो उसको भी जोड़ देंगे तो उसके लाभ की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जो भी ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि एक पेंशन वाले सांसद की तुलना में जो व्यक्ति है भारतीय कर्मचारी है वो मतलब 2 गुना या आधी सैलरी ले रहा है। ठीक है, मतलब क्लियरली स्थिति ये है कि एक रिटायर्ड सांसद एक भारतीय कर्मचारी की तुलना डबल सैलरी ले रहा है। ठीक है, और वहीं एक जो फिलहाल मौजूदा सांसद है वो भारतीय कर्मचारी की तुलना 9 गुना सैलरी ले रहा है। लेकिन जो बात हम लोग सैलरी की कर रहे हैं, चाहे वो 9 गुना है चाहे वो 2 गुना है, उसके अंदर बाकी सुविधाएं नहीं है शामिल। दैनिक भत्ता हो गया, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता हो गया, मुफ्त यात्रा और बाकी भत्ते हो गए, वो सब शामिल नहीं है। उन सभी को जोड़ देंगे तब तो मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक भारतीय कर्मचारी को सारे खर्चे अपनी सैलरी से करने हैं, सांसद के लिए सारे खर्चे अलग अलग अलॉट कर दिए गए हैं, तो गैप और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि सांसदों के वेतन में वृद्धि का निर्णय ऐसा समय में लिया गया है जब भारत के अंदर बहुत सारे लोग मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रहे हैं। भारत में पिछले साल हम लोगों ने मुद्रास्फीति को बार बार पढ़ा, बार बार मौका मिलता रहा हम लोग को न्यूज में कि मुद्रास्फीति हो रही है, इतना % चल रही है, इतना % चल रही है, इतना बढ़ गया है, इतनी बढ़ गई है कीमतें, ये साल भर चलता रहा। तो हमें पता चलता है यहाँ पर कि भाई वर्ष 2024 के अंदर भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अधिकांश समय भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के स्तर से ऊपर रही। दरअसल हमारा आरबीआई कहता है कि 4% का स्तर जो है वो स्वीकार्य है, हम लोग इतने स्तर को स्वीकार सकते हैं और इसके आसपास रहे तो ठीक है, इससे कम रहने का लक्ष्य हम लोग रखते हैं। लेकिन पूरे साल 4% से ऊपर चलती रही खुदरा मुद्रास्फीति, तो ये मामला अपने आप में गंभीर है। और वहीं ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तो तेज उछाल पूरे साल भर जारी रहा, यहाँ पर भी अलग से परेशानी होती रही। तो भारत के अंदर एक समूह वो है जो मुद्रास्फीति की सभी परेशानियों का सामना कर रहा है, वो हर चीज से परेशान है, उसकी सैलरी भी कम है, 14,333 रुपए लगभग वो महीने का कमा रहा है। वो व्यक्ति मुद्रास्फीति से अधिक प्रभावित होगा या जिसकी सैलरी पहले ही 1 लाख चल रही है और बाकी सभी सुविधाएं भी ले रहा है, वो मुद्रास्फीति से परेशान होगा। इसीलिए यहाँ पर चीजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए वेतन वृद्धि बढ़ती जीवन लागत के साथ तालमेल नहीं रख पाती है। क्लियर है बात सारी? तो यहाँ पर यह पता चलता है कि अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर जो कामगार हैं उनके ना तो वेतन वृद्धि की कोई सोचता है, ना ही वेतन वृद्धि की बात होती है, और उनको बाकी सभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सांसद सभी लाभ के साथ भी वहां पर मुद्रास्फीति की बातों को रखकर अपनी सैलरी को बढ़वा ले रहा है। 2022-23 के अंदर पता चलता है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े हमें बताते हैं कि वेतनभोगी कर्मचारियों का औसत वेतन सांसदों को मिलने वाले वेतन से बहुत ज्यादा कम है, जैसा कि हम लोग को भी क्लियर हो गया। तो ये वाली बात यहां भी मेंशन की गई है।
अब समझ लीजिए कि ओवरऑल हमें यह पता चल रहा है कि एक आम नागरिक के लिए वेतन वृद्धि की ना तो बातें होती हैं और ना ही उसके लिए सोचा जाता है, ना ही इसके लिए सरकारी कार्यक्रम है। और सरकार जो चीजें निर्धारित भी करती है एक्चुअल में वो तो सभी लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती है, क्योंकि एक्चुअल में काम सबको चाहिए, काम सब करना चाहते हैं, पर उन्हें अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार, मुद्रास्फीति के अनुसार, बाकी खर्चों के अनुसार वेतन नहीं मिलता। और अगर वेतन की वो बात करते हैं तो उनके लिए कह दिया जाता है कि देखो भाई तुम्हें इतना ही मिलेगा, काम करना है तो ठीक, वरना नमस्ते, हाथ जोड़ लेते हैं, कहीं और देख लो। ये भी एक गंभीर स्थिति है यहाँ पर। तो इन सभी बातों के आधार पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई सांसदों के वेतन में वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी वृद्धि कर दी गई है और 24%, 25% की वृद्धि की स्थिति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके साथ कुछ सुझाव भी आ रहे हैं, जैसा कि अभी तक की स्थिति ये चलती है हमारे देश में कि सांसदों को अपना वेतन बढ़वाना हो तो ऐसी स्थिति में ये सारा का सारा काम संसद के अंदर ही हो जाता है। आप अपना एक प्रस्ताव लाते हैं, विधेयक लाते हैं, पास कराते हैं और सांसदों का वेतन बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि सांसदों का वेतन क्या हो और कब बढ़े, इसके लिए इन्हें खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए और ये स्वतंत्र आयोग निर्णय ले कि क्या और कैसे वेतन मिलना चाहिए सांसदों का, उनकी बाकी सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई इसको बढ़ा हुआ और अच्छा वेतन और अच्छी सुविधाएं मिले। तो जरूरी एक स्वतंत्र आयोग इस पूरे के पूरे मामले पर निर्णय ले और ये पूरे के पूरे वेतन वृद्धि की कहानी सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जो देश के प्रत्येक वर्ग से जुड़ा हुआ, चाहे वो एक संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, सरकारी कर्मी हो या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो या फिर विधायक हो या फिर वो एक सांसद हो। तो प्रत्येक के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क इसमें तैयार किया जाना चाहिए, उस ढांचे के अनुरूप ही सभी की सैलरी बढ़ने का निर्धारण किया जाना चाहिए, यह भी आवश्यकता है। तो ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हम लोग का मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी इन सभी प्लेटफॉर्म से भी हम लोग मुलाकात कर सकते हैं, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। आप QR स्कैन करके सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव है तो जरूरी है कि आप लोग इसे बाकी साथियों तक शेयर जरूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। और बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है कि आप लोग बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही, फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।